अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके सामने कुछ नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक के साथ, या फिर यूँ कहें कि आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने पर इसका नाम था सिज़ोफ्रेनिया, जो कि एक ज़हनी बीमारी है। बहुत अ, अहम बीमारी है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन बीमारी है और ज़हनी मरीज़ों के लिस्ट में या जो ज़हनी बीमारियां हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर कह सकते हैं हम कि मशहूर है ये बीमारी। इसके बारे में पिछले क्लास में हमारी गुफ्तगू आपके साथ हुई थी, जिसमें हमने आपके साथ ये बात इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई थी कि ये कैसे पैदा हुई, या सिज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है उसके क्या क्या इलामतें हैं, किस किस तरह से मरीज़ अपने को तरह तरह के इलामतों से दिखाता है, ताकि हमें ये पता चलता है कि उसे सिज़ोफ्रेनिया की नाम की ज़हनी बीमारी हो गई है और वो किस किस हालात से गुजर रहा होता है। तो इन्हीं सब बातों को जोड़ते हुए आज की क्लास में हम सिज़ोफ्रेनिया से जुड़ी हुई कुछ वैसी बातों को जानेंगे जो कि कहीं न कहीं इस पर असर डालती हैं, या हमारे लिए जानना ज़रूरी है। यानी कि नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये समझ लिया कि सिज़ोफ्रेनिया क्या है, तो ज़हन में बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि फिर सिज़ोफ्रेनिया की पहचान कैसे हो? आखिर ये होता ही क्यों है? किस-किस इसकी क्या-क्या ख़ास वजूहात हैं, जिसकी वजह से ये सिज़ोफ्रेनिया नाम की ऐसी संजीदा बीमारी किसी इंसान को हो सकती है? या अगर हो भी जाए, मान लीजिए कि किसी मरीज़ को इस तरह की बीमारी हो भी जाए, तो फिर उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या उसका पूरी तरीके से इलाज मुमकिन है, या उसे इसी तरह से छोड़ दिया जा सकता है, या उनको घर में रख सकते हैं, या उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है? ऐसे अनगिनत सवालात ज़हन में उठते हैं, जो कि इस बीमारी से जुड़े होते हैं या इस बीमारी के बारे में हमें और जानने के लिए मजबूर करते हैं। तो नाज़रीन, आज की क्लास में हम इन्हीं सब बातों पर गौर फरमाएंगे और इन्हीं सब बातों से जुड़ी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर सिज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है वो क्यों होती है, वो कितने तरह की होती है, किस किस तरह से हम सिज़ोफ्रेनिया को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। तो इन सब बातों पर रोशनी डालने के लिए हम आज आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले जिस बात पर हमारी गुफ्तगू होगी, जिस टॉपिक पर हमारा आपसे वास्ता होगा, वो है सिज़ोफ्रेनिया के अलग अलग इक़साम। यानी कि नाज़रीन, आपने ये जाना कि सिज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी बीमारी है। सिज़ोफ्रेनिया की बहुत सी अलामतें होती हैं जो मरीज़ तरह तरह से दिखाता है। उन अलामतों में सबसे ज़्यादा जो अहम अलामतें हैं वो हैं वहम, फ़रेब और सोच में बिखराव। ये 3 बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं, जो पिछले क्लास में भी हमने आपके साथ गुफ्तगू की थी और आपको इस पर बहुत अच्छे से इस पर रोशनी डाली थी कि ये जो 3 चीज़ें हैं, वहम, फ़रेब और हमारी सोच में बिखराव आना, ये कुछ 3 अलामतें, ऐसी ख़ास अलामतें हैं जो सिज़ोफ्रेनिया के ही मरीज़ में देखी जाती हैं, और सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की पहचान इन्हीं अलामतों से की जा सकती है कि अगर किसी मरीज़ में इन चीज़ों को बार-बार देखा जा रहा है, या उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो हैं वो बार-बार आ रही हैं, दखल दे रही हैं, तो वो मरीज़ शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। वहम के बारे में हमने बताया था कि वहम उसे इस तरीके का होता है, या अपने वहम में वो इस तरह मुब्तला होता है कि उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। उसे तरह-तरह के वहम होते हैं कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है, वो बहुत खूबसूरत इंसान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत बड़ी-बड़ी ताकत है, वो खुदा है, वगैरह-वगैरह, कुछ भी वो इस तरीके का वहम पालता है, जो कि हकीकत से बहुत दूर होता है। तो हमने आपसे नाज़रीन ये बताया था कि सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में हकीकत की दुनिया से दूर होने
की खासियत देखी जाती है और इस वहम के ज़रिए वो इस चीज़ को साबित करता है। इसी तरीके से तरह-तरह के फ़रेब, सुनने का फ़रेब, देखने का फ़रेब, उसे अलग-अलग चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, तो ये सब इलामतें सिज़ोफ्रेनिया की होती हैं। और उसकी सोच में जो बिखराव आता है, यानी कि वो किसी तरह से अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पाता है, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा उसको अपने आप को समेट करके या बहुत किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके वो नहीं देख सकता है, या उसकी जो जहन में जो सोच उठती है वो लगातार कई तरह से बदलती रहती है। अभी एक तरह की सोच उसके जहन में अगर आई तो थोड़ी देर में उसके जहन में दूसरी तरह की सोच आ जाती है, और इस तरीके से उसके जहन में बिखराव या उसकी सोच में बिखराव या जो है या आप ये कह सकते हैं कि उसकी सोच में कुछ अजीबो-गरीब से सीक्वेंस नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ है, उसकी सोच में बिखराव होता है। यानी कि उसकी सोचने की जो ताकत है, जो सोचने की जो सलाहियत है, वो कम पड़ जाती है, समझने की सलाहियत कम पड़ जाती है और वो इस तरह की बीमारी से मुब्तला हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले जिस मुद्दे पर गुफ्तगू करेंगे वो है सिज़ोफ्रेनिया की अक़साम। तो अक़साम के मतलब कि अलग-अलग तरह की सिज़ोफ्रेनिया, यानी कि सिज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है वो और कितने तरह की हो सकती है, या ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि हम जिन इलामतों की बात कर रहे हैं उन इलामतों से हम हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह की बीमारी है, ये किस तरह की सिज़ोफ्रेनिया है। तो नाज़रीन, माहिर नफ्सियात ने सभी इलामतों को मद्देनज़र रखते हुए सिज़ोफ्रेनिया के अलग-अलग अक़साम बनाए और उसके अलग-अलग अक़साम को बताया। हालाँकि अभी जो लेटेस्ट DSM-5 है, उसमें सिज़ोफ्रेनिया के किसी भी अक़साम को नहीं माना गया है या उसे किसी भी अलग-अलग अक़साम में नहीं रखा गया है। इसकी वजह ये है कि सिज़ोफ्रेनिया की जो की अलामतें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा मिल-जुली होती हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए DSM-5 जो कि नया क्लासिफ़िकेशन है, उसमें इसे नहीं रखा गया है। DSM-4 के हिसाब से, DSM-4 जो कि DSM-5 से पहले था, उसमें सिज़ोफ्रेनिया की अलामतों के हिसाब से या उसके मद्देनज़र सिज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे अलग-अलग अक़साम बताए गए और उन अक़साम में सबसे ज़्यादा 5 तरह के अक़साम को तवज्जो दी गई है, या 5 तरह के अक़साम में पूरे सिज़ोफ्रेनिया को बाँटा गया है। तो ये 5 तरह के जो अक़साम हैं अलग-अलग, उसमें उसके उनके नाम है: पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज़्ड सिज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया और रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें या 2 तरह की अलामतें ख़ास तौर पर देखी जाती हैं। वो अलामत क्या है? वो अलामत है फ़रेब, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं, और वहम, जिसे डिल्यूज़न कहते हैं। तो फ़रेब और वहम की शिकायत या उसकी जो अलामत है, वो सबसे ज़्यादा इस तरह के बीमारी में, जिसे हम पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, वो देखने को मिलती है। लोग दूसरों के बारे में बहुत मशकूक होते हैं, शक करते हैं और अक्सर उनके रवैये की जड़ में ज़ुल्म-सितम के अज़ीम मंसूबे होते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें मारेगा, या उन्हें लगता है कि वो कोई उनका नुकसान पहुँचा सकता है उन्हें, या उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जैसे हमने बताया था कि अमीर है, बहुत ताकतवर है। इस तरह के वहम के वो शिकार होते हैं और उन्हें लगातार इस तरह के वहम-ओ-गुमान होते रहते हैं, जिससे कि उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या रोज़ाना का जो रवैया है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगता है और वो बिल्कुल समाज से अलग कटे-कटे से होकर अपनी दुनिया में सिमट जाते हैं और हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये है कि पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया की जब हम बात करें, तो जब नाम से ही हमें इस बात की समझ हो जाती है कि यहाँ पर जिस तरह की जो इलामत होगी, उस इलामत में वहम सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि अलग-अलग तरह के वहम के शिकार जब सिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है,
वो किसी भी तरह का वहम हो सकता है, चाहे वो बड़प्पन का वहम हो, चाहे वो डर का वहम हो, चाहे वो सजा का हो, चाहे वो किसी रेफरेंस का हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं वो भीड़ में गुजर रहे हैं और 2-4 लोगों को अगर वो बात करते सुने, तो उन्हें ये लगने लगेगा कि लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में बुरा बात वो बुरा सोच रहे हैं या बुरी बात कर रहे हैं। तो ये रेफरेंस का वहम है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वहम हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा उन्हें परसिक्यूशन या जुल्म सितम का जो वहम होता है, वो वहम सबसे ज़्यादा होता है। तो वहम और फरेब की अलामत जिस तरह अगर मरीज में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, तो ऐसा माना जा सकता है कि वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का शिकार है, जिसमें उसे अलग अलग तरह के वहम और फरेब होते रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा किस्म है सिजोफ्रेनिया का, वो है कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो हरकतें हैं वो मरीज करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक ही तरह के पोस्चर में खड़े रहना, जहाँ यहाँ पे नाज़रीन आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो मरीज है वो जिस चेयर पे जिस कुर्सी पर वो बैठा है, उस पर वो उसका एक पैर बिल्कुल सीधा है और दूसरा बिल्कुल ज़मीन पर है। इस तरह से वो इस हालत में कई घंटे तक या कई दिनों तक भी रह सकता है। दूसरा मरीज दूसरा एक आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपके स्लाइड में दिखाई दे रही है, उस तस्वीर में वो मरीज चेयर पर तो है, लेकिन वो चेयर पर अपनी कुर्सी पर नीचे की तरफ झुका हुआ है और उसका एक हाथ ऊपर की तरफ है। तो ये हाथ वो लगातार ऊपर की तरफ रखता है। तो इसमें जो शख्स है वो इंतहाई पसपा, मनफी और अलग थलग है। अलग अलग तरीके से उसका जो खड़े होने का, बैठने का, या अलग अलग तरह से जो मूवमेंट्स होते हैं, हम कहते हैं जो हिलना डुलना जिसे हम कह सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा वो अपनी तेज़ी दिखाता है, या बहुत सुस्त दिखा होता है। अगर कोई किसी कोने में वो खड़ा है, तो वो घंटों उस कोने में खड़ा हो सकता है, घंटों क्या दिनों तक खड़ा हो सकता है। अगर वो एक पैर पर खड़ा है, तो एक पैर पे ही खड़ा रह सकता है। अगर लेटी हुई हालत में है वो, तो वो सीधे ही लेटा हुआ है, या एक करवट है, अगर बाईं करवट है तो बाईं करवट है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जिस्म के हिलाने डुलाने का जो तरीका होता है, उस तरीके में उसके एक जैसी चीज दिखाई देती है, यानी कि वो एक ही तरीके से एक ही पोस्चर में कई कई दिनों तक और कई कई घंटों तक रह सकता है। तो ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का की अलामत होती है। और इस तरह का की अलामत जब मरीज दिखाता है, तो हम उसे इस किस्म में डाला जाता है कि उसे कैटाटोनिक यानी कि मूवमेंट से जुड़ी हुई उसकी परेशानी जो है मूवमेंट से जुड़ी हुई है, और इसकी वजह से, इस तरह की इलामत की वजह से उसे इस तरह की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा तीसरा किस्म है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, यानी कि गैर मुनज़्ज़म सिजोफ्रेनिया जिसको हम कह सकते हैं। इसमें जज्बाती मतजाद या अहमकाना रवैया, फिक्री बिगाड़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये कब होती हैं? जवानी के दौरान, यानी कि जब हम ये कह सकते हैं कि जब नौजवानी, एडोलसेंस जिसको हम कह सकते हैं, उसके दौरान इस पर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें होता क्या है नाज़रीन, जैसा आपको पहले भी बताया गया था कि इसमें जो बोलना है, स्पीच है, जो जो बोलना है या जो हमारा रवैया है, वो बहुत अजीबो-गरीब हो जाता है। वो उसमें बहुत बिखराव होता है, वो बहुत उल्टा-पुल्टा सा होता है, या ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट होता है। उसमें कोई उतार-चढ़ाव या कोई जज़्बात जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि अगर हम मरीज़ के सामने खुशी की बात करते हैं, तो भी वो उसका जो रवैया है या जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत सीधा-साधा होता है। यानी कि उसे ना खुशी होती है, ना गम होता है। उसके चेहरे से किसी भी जज़्बात का इज़हार जो है वो नहीं हो सकता है या नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब मरीज़ अपने उसके बोलने में, उसके महसूस करने में या उसके रवैये में जो जज़्बाती रवैया होता है, उसमें बहुत अहमक़ाना रवैया वो दिखाने लगता है, उसके में बहुत उतार-चढ़ाव की कमी देखी जाती है। तो
ये माना जाता है कि इस तरह के मरीज डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के शिकार है, यानी कि उसे गैर मुनज़्ज़म सिजोफ्रेनिया हुई है। इसके बाद एक चौथा किस्म है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में कि रोजमर्रा की जिंदगी में हौसला अफजाई और दिलचस्पी का फकदान होता है। जैसे कि हमने आपसे पिछले क्लास में भी बताया था कि सिजोफ्रेनिया का जो मरीज होता है उसमें उसे उसके सभी अलामतों के साथ साथ एक अलामत ऐसी होती है जिसमें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन कामों में उसकी दिलचस्पी हुआ करती थी वो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। यानी कि जो काम उसे कभी अच्छा लगता था अब उसे अच्छा नहीं लगता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में ये हम ऐसा माना जाता है कि लोग ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे बिल्कुल सही ठीक हो गए हैं। अब जो चीज़ जो परेशानी थी या जिस चीज़ से हम गुजर रहे थे वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसमें किसी न किसी तरीके से सिज़ोफ्रेनिया के 1 या 2 अलामतें जो है वो देखने को मिलती हैं और उस जिसकी वजह से इस इसे एक बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है कि इसमें मरीज़ जो है वो सिज़ोफ्रेनिया की अलामतें दिखाता है और वो सिज़ोफ्रेनिया के एक अलग किस्म है। पांचवा जो किस्म है उसे माहिर नफ्सियात ने नाम दिया है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। इसमें ऐसी शराइत जो सिजोफ्रेनिया के लिए आम शख्सी मैार पर पूरा उतरती हैं, लेकिन पिछली अकसाम में से किसी के मुताबिक नहीं। यानी कि इस तरह के सिजोफ्रेनिया में मरीज जो अलामतें दिखाता है उसके हिसाब से वो सिजोफ्रेनिया का मरीज तो होता है, लेकिन बाकी जितनी किस्में बताई गई हैं उन किस्मों से उसकी ये किस्म मैच नहीं करती है या मिलती जुलती नहीं है। इसलिए इसे एक अलग तरह के किस्म में बांटा गया है, एक अलग तरह के किस्म में रखा गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो अकसाम है, इस तरह की जो किस्म है सिजोफ्रेनिया की, वो बाकी पिछली किसी किस्म से मिलती नहीं है। और ये अब बाकी इसमें अलामतें तो होती हैं, सिजोफ्रेनिया की ही अलामतें होती हैं। वो बाकी सारी अलामतें सिजोफ्रेनिया की दिखाता है, लेकिन वो पिछली अलामतों से मिलती नहीं है। यानी कि जैसे कैटाटॉनिक है या आप डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया की बात कर लें या हम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की बात कर लें, तो उसमें उन अलामतों को खास तौर पर देखा जाता है, इसलिए उन्हें उसकी कैटेगरी पे रखा गया है। लेकिन इस बीमारी में, इस किस्म में सिजोफ्रेनिया की अलामतें तो होती हैं जिससे कि उस यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो मुतासर होती है। मरीज परेशान रहता है, उसके अंदर में वो सारी चीजें दिखाई पड़ती है। कभी उसे फरेब दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, कभी वहम की हालत में होगा, वो कभी नहीं होगा। तो लेकिन वो सिजोफ्रेनिया का मरीज होगा, लेकिन दूसरे किसी एक किस्म की जैसा नहीं है। इसलिए इसे एक अलग तरह की किस्म में रखा गया है और इसलिए इसका नाम भी अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया रखा गया है। तो नाज़रीन, ये सारी किस्में जो थी, ये 5 तरह की जो किस्में थी, पैरानॉइड, कैटाटॉनिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, रेसिडुअल और अनडिफरेंशिएटेड, ये 5 तरह की जो सिजोफ्रेनिया है, ये सिजोफ्रेनिया की अलग-अलग अलामतों के मद्देनज़र या उनके बिना पर इन सारी किस्मों में सिजोफ्रेनिया को बांटा गया है और ख़ास तौर पर इन्हीं किस्मों पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया से मिलती-जुलती कुछ ऐसे और नफ्सियाती अवारिज़ हैं जिनमें कि सिजोफ्रेनिया की जैसे ही कुछ अलामतें तो होती हैं, लेकिन वो पूरे तौर पर हम उसे सिजोफ्रेनिया नहीं कह सकते हैं या सिजोफ्रेनिया की किसी अलग किस्म में हम उसे नहीं बांट सकते हैं। तो ऐसी कुछ नफ्सियाती अवारिज़ में ख़ास तौर पर सबसे पहले माहिर नफ्सियात ने सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बताया। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में आप नाज़रीन ये देख रहे हैं कि 2 लफ्ज़ जुड़े हुए हैं, एक है सीज़ो और दूसरा है अफेक्टिव। और डिसऑर्डर तो आप समझते हैं कि बीमारी को क्या डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया के साथ-साथ इसमें मूड डिसऑर्डर, जो कि आपने पहले पढ़ा है, मूड डिसऑर्डर की भी कुछ अलामतें देखने को मिलती हैं। यानी कि जैसे कि सिजोफ्रेनिया की जो अलामत है,
वो तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ मूड डिसऑर्डर की भी अलामत इसमें मिल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर सिजोफ्रेनिया की जो अलामत है वो है फरेब, वहम, सोच में बिखराव वगैरह वगैरह, ये सब सिजोफ्रेनिया की अलामत है। लेकिन मूड डिसऑर्डर की जो अलामत है वो अलामत है जहनी दबाव, जैसे वो ये चीजें भी यहाँ पर देखने को बहुत मिलती है कि इन दोनों तरह के जो इलामत हैं उनका मिला जुला जो रूप है, या मिला जो जिससे मिली जुली जो बीमारी होगी उसे सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा गया है, या माहिर नफ्सियात में इसका नाम सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर दिया गया है, जिसमें सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर दोनों के की अलामतें जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा जो साइकोटिक डिसऑर्डर है, नफ्सियाती अवारिज है, उसे नाम दिया गया है सीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो बिल्कुल सिजोफ्रेनिया के जैसा होता है, यानी कि इसकी जो इलामतें होती हैं वो पूरी तरीके से सिजोफ्रेनिया की जैसी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसका जो वक्फा होता है, जो टाइम होता है, जो वक्फा है, उसमें वो फर्क होता है। यानी कि सिजोफ्रेनिया की जो इलामतें हैं उसमें उसे सिजोफ्रेनिया कहलाने के लिए कम से कम 6 महीने तक वो इलामतें आनी चाहिए। लेकिन सीजोफ्रेनी फॉर्म में वैसे डिसऑर्डर या बीमारी होने के लिए ये इसकी जो इलामतें हैं वो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा और 6 महीने से कम होनी चाहिए। यानी कि इसकी जो इलामतें हैं वो 1 महीने से ज़्यादा तक दिखाई दें, लेकिन 6 महीने से ऊपर ना जाए या 6 महीने से कम रहे, तो ये सिजोफ्रेनिफॉर्म की बीमारी कहलाएगी। और इसकी जो इलामतें होती हैं वो बिल्कुल सिजोफ्रेनिया की जैसी ही होती हैं। सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि ये नौजवानों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसका जो इसका जो टाइम है, इसका जो वक्त है, और 6 महीना और उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर ये सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। लेकिन उससे अगर कम होता है और लेकिन जो इलामतें हैं वो सिजोफ्रेनिया जैसी जब होती हैं, सिजोफ्रेनिफॉर्म के नाम से जानी जाती है। तीसरी बीमारी जो है वो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये 1 दिन से 1 महीने तक इसकी इसकी भी सारी जो इलामतें हैं वो सिजोफ्रेनिया जैसी ही होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी वक्फे का फ़र्क होता है। ये 1 दिन से 1 महीने तक इस तरह की जो इलामतें हैं वो देखने को मिलनी चाहिए या आनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ये औरतों में और नौजवानों में देखने को मिलता है। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि सारी इलामतें जो है वो भी सिजोफ्रेनिया जैसी ही होती है, जैसे कि इसमें भी वैसे ही फरेब और वहम और सोच में बिखराव, या फिर ज़्यादा कुछ हरकतों में दिक्कत होना वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती हैं। लेकिन ये इसका जो वक्फा होता है वो 1 दिन से 1 महीने तक का होना चाहिए। इसके बाद डिल्यूजन डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। इसमें ये भी एक नफ्सियाती आर्जा है जिसमें मरीज हकीकी और तस्वराती में फर्क करने में कासिर होता है। हकीकी और तस्वराती यानी कि दोनों में, यहाँ पर भी इसे वहम वहम होता है, या सीधे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इसके बरक्स वाज़ह सबूत के बावजूद एक शख्स को हकीकत को पहचानने में दुश्वारी होती है, और वह एक मुस्तकिल गलत अकीदा जो है वो बना के रखता है कि हम अगर उस मरीज को या उस इंसान को जिसे डिल्यूजन या वहम है, अगर हम बहुत सारे सबूत के साथ भी उसके वहम को तोड़ना चाहते हैं, तब भी वो उस अपने वहम में इस कदर जकड़ा होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे कि अगर वो ये कहे कि हमारे मुंह में बॉम्ब है, इसलिए हम मुंह नहीं खोल सकते हैं, अगर हम मुंह खोलेंगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अगर उससे उससे कितनी भी सबूत दे दें कि दुनिया खत्म नहीं हो सकती, तुम्हारे मुंह में बॉम्ब नहीं हो सकता है, लेकिन वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे इस बात का वहम हो जाता है कि है, और इस कदर है, इस यकीन के साथ वो है कि वो अपना मुंह लगातार बंद रखेगा और बहुत मजबूती के साथ बंद रखेगा, कि क्योंकि उसे इस बात का वहम है कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।
तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वहम जो है, जैसे कि हमने आपको पहले भी वहम के बारे में बताया था, उस तरह के वहम का वो शिकार होता है। और चाहे हम कितने भी सबूत उसके सामने रखें, कितने भी कोशिश कर लें कि वो अपने वहम से बाहर निकल जाए, अपने वहम के जाल में वो इस कदर उलझा होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है और उसमें उलझता ही चला जाता है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ती है और रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी अपनी खुद की जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। अब है कि ये इतने सारे इक़सामात जो हैं, उनको जानने के बाद कि सिज़ोफ्रेनिया के बारे में और सिज़ोफ्रेनिया से जुड़ी हुई और बीमारियों को जानने के बारे में सीधा-सीधा हमारे ज़हन में ये सवाल उठना लाज़मी है कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? सिज़ोफ्रेनिया की वो कौन-सी ऐसी वजह है या उसकी ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन-कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई इंसान सिज़ोफ्रेनिया का शिकार होता है? यानी कि नाज़रीन, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि कोई भी इंसान सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी लेकर के पैदा नहीं होता है। एक अच्छा भला इंसान, एक जिसका ज़हन, जिसकी अकल जो है अच्छी खासी अकल रखता है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके या अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते हुए अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर वो सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी का शिकार हो जाता है या सिज़ोफ्रेनिया की के जाल में वो उलझ जाता है, फंस जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसी वजूहात हैं जो सिज़ोफ्रेनिया को पैदा करने में या सिज़ोफ्रेनिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं? तो माहिर नफ्सियात और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे तजुर्बा करने के बावजूद आज लोग इस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं कि आखिर सिज़ोफ्रेनिया की ख़ास वजह क्या है। देखा जाए तो ऐसी कोई ख़ास वजह या कोई ऐसी सही वजह सिज़ोफ्रेनिया की अब तक सामने नहीं आई है, जो जिसको कि उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए या जिसको उसकी ख़ास वजह मानी जाए। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आज तक सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत सारे वजूहातों को रखा गया है कि ये माना जाता है कि शायद इसकी वजह से, शायद उसकी वजह से सिज़ोफ्रेनिया हो रही है। लेकिन सही तौर पर या सही मायने में सिज़ोफ्रेनिया की ख़ास वजह अब तक निकल कर के सामने नहीं आई है। फिर भी माहिर नफ्सियात और जो जितने भी तजुर्बात हुए हैं, उनके बिना पर सिज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे वजूहात को सामने रखा गया है कि इन वजूहात की वजह से सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो इसमें कुछ हद तक जीन को ज़िम्मेदार ठहराया गया, कुछ माहौलियात को ठहराया गया, कुछ ऐसे इन्फेक्शन या बीमारियों को ऐसा ज़िम्मेदार ठहराया गया या फिर हमारे ज़हन के कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया, वगैरह-वगैरह बहुत सारी अलग-अलग तरह के जो वजूहात हो सकते थे, माना गया। तो सबसे पहले जिस चीज़ पर ये सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर तवज्जो दी गई है या जिसे सबसे ज़्यादा इसकी वजूहात में शामिल किया गया है, वो है सिज़ोफ्रेनिया की हयातियाती वज़ाहत। हयातियाती यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल, या जिसमें कि हमारे जीन ज़िम्मेदार है, हमारा ज़हन के का जो कीमियाई शक्ल है या जो हार्मोन्स हैं या ये कह सकते हैं कि बनावट है हमारे ज़हन का, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके तहत आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जिस चीज़ पर ज़ोर दिया गया है या माहिर नफ्सियात ने अपनी बात रखी है इसकी वजूहात के तहत, वो है जीनियाती वज़ाहत। जीनियाती वज़ाहत में ये माना गया कि जीन जो है वो हमारे अंदर जो जीन हैं, वो काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होते हैं कि कि हमारे अंदर जो सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, वो शायद उसी जीन की वजह से पनपती है। और इस जीन के तहत 3 तरह की जो है का जो मुताला है वो किया गया और उस मुताले के तहत एक ख़ानदानी मुताला है, फिर एक जुड़वा मुताला है और एक है गोद लेने का मुताला। यानी कि फैमिली स्टडीज़ है, ट्विन स्टडीज़ है और अडॉप्शन स्टडीज़ है। इन सब के तहत जो मुताला किया गया, तो उसमें ये ऐसा माना गया कि इसमें हमारे अंदर जो कुछ जीन जो हम अपने
वालदैन से या अपने खानदान के लोगों से लेते हैं और खुद ब खुद लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो जिम्मेदार होती है जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। और इस जीनियाती वजाहत में यहाँ पर नाज़रीन आपके सामने एक स्लाइड है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लोग हैं और उन सब के जो बाल हैं, जो बाल हमारे होते हैं वो हमारे जीन से होते हैं, उन सब के बाल एक जैसे हैं क्योंकि ये सभी एक ही जीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक का बाल जो है वो अलग है। तो इसलिए माना गया है कि माना जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये माना गया है कि जितने ज्यादा अगर हम अपने खानदान से जुड़े हुए हैं, या ऐसा माना जाता है कि जितने जितने लोग अपने खानदान के लोगों के साथ अगर जो हम जुड़े होते हैं, जो हमारा रिश्ता होता है उनसे जो जितना जुड़ा होता है, तो हमारा ये इस बात की उम्मीद ज्यादा हो जाती है कि हो सकता है कि हम हमारे अंदर इस तरह की बीमारी के हम शिकार हो जाएं। लेकिन दूसरे तजुर्बात के तहत इस बात को यहाँ पर इस स्लाइड के जरिए दिखाया जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक इंसान जो है वो उससे अलग भी हो सकता है। और खानदानी मुताला में भी यही देखा गया कि जो सिजोफ्रेनिया का जो डर है या जो खतरा है, वो जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उस उनके उनमें कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये कई गुना का मतलब कि कैंडलर नाम के जो नफ्सियात माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने जो अपना मुताला किया उसमें ये बताया, कैंडलर और उनके और भी जो साथी थे उन लोगों ने मुताला किया और ये पाया कि जो पहले रिश्तेदार होते हैं, जो पहले दर्जे के जो रिश्तेदार होते हैं, उनमें ये जो इस बीमारी के का जो खतरा है या जो रिस्क है वो 18 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि तब ये कहा जा सकता है कि हाँ, करीबी रिश्तेदार में अगर किसी को इस तरह की बीमारी है तो ये इस बात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, पहले दर्जे के जो रिश्तेदार हैं, उसमें इस बात का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अडॉप्शन स्टडीज या गोद लेने का जो मुताला है, उसमें भी केटी और इनग्राहम ने 1992 में अपना मुताला किया और ये पाया कि 10 गुना ज्यादा सिजोफ्रेनिया का जो खतरा है वो उन लोगों में था जो कि जेनेटिक थे, यानी कि जिन्होंने जो एक जिनका जीन एक दूसरे से कैरी हुआ, और जो लोग ना कि वो लोग जो कि जिन्होंने किसी को गोद लिया है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर माँ जो है, जो स्किज़ोफ्रेनिक माँ है, उसका जो बच्चा है अगर वो किसी दूसरे के साथ पलता है, तो भी उसके अंदर ये चांसेस, ये उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है कि वो कम से कम 1% उम्मीद ये होती है कि वो उसके अंदर भी सिजोफ्रेनिया के जो इलामत है या जो बीमारी है वो देखी जा सकती है। इसके बाद से जुड़वा मुताला में ये देखा गया कि जो जुड़वा बच्चे एक जैसे थे, जिनको कि कहा जाता है मोनोजाइगोट या आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, तो उनमें ये तरह की बीमारी ज्यादा देखी गई, ना कि डाइजाइगोट में या जिसमें कि फेटर्नल। मोनोजाइगोट या आइडेंटिकल ट्विंस हम जब कहते हैं तो उसमें 100% जीन जो है वो कैरी होते हैं। तो इसमें ये इस बात की उम्मीद ज्यादा थी कि जो जुड़वा बच्चे थे, खासतौर पर मोनोजाइगोट जो जुड़वा बच्चे थे, उनमें सिजोफ्रेनिया की जो बीमारी थी वो ज़्यादा देखने को मिली। और नाजरीन आप इस स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया के जुड़वा बच्चे हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, जो कि जिनमें कि ज़्यादा जीन जो है वो ज़्यादा कैरी किया है, यानी कि 100%, 100 गुना जो है, मतलब वो है 100% जो है वो जीन उसमें गया है, तो उनमें एक तरफ उनका जहन का या दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ जो है वैसा स्ट्रक्चर है जो कि अफेक्टेड नहीं है, यानी कि जो उससे मुतासिर है और जो मुतासिर नहीं है। एक की तरफ आप देख रहे हैं कि जो मुतासिर है वो उसमें बहुत ज्यादा वो यहाँ पर टूटा हुआ है, और जो मुतासिर नहीं है वो सीधा है, वो ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पे ये समझा जा सकता है या देखा जा सकता है कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें सिजोफ्रेनिया के होने की उम्मीद या जो खतरा है वो ज्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में माहिर नफ्सियात ने बताया कि हमारे अंदर
जो क्रोमोसोम होते हैं, आप ये सब जानते हुए कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे अंदर हमारे जिस्म में होते हैं। तो इसमें कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसको जैसे कि उसका जो नंबर है वो 1, 2, 6, 8, 13 और 22, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं सिजोफ्रेनिया को के की बीमारी को पैदा करने में, या सिजोफ्रेनिया की बीमारी में इनका अहम रोल होता है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की मदद से इस बारे में जानकारी मिली कि कुछ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर ऐसे हैं जो कि जब वो एक्टिव हो जाते हैं, जब वो उखड़ जाते हैं, तो सिजोफ्रेनिया की बीमारी होने की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सब जीनियाती या हयातियाती वजहात थे जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें इसी में कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ और ऐसे वजूहात हैं जिससे कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो मुतासिर होती है, या उस पर सिजोफ्रेनिया की बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ता है। जिसमें पहला है, जिसमें कि प्री नेटल एक्सपोजर, यानी कि पैदाइश के पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे जब इंसान गुजरता है, या जिनसे जब उसका सामना हो जाता है, तो हो सकता है कि वो वजह कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाती है आगे की ज़िंदगी में सिजोफ्रेनिया को पैदा करने के लिए, सिजोफ्रेनिया को बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन को जगह दिया गया है कि सिजोफ्रेनिया कि अगर बच्चा माँ के कोख में है और वो बच्चा के पैदा होने से पहले या वो बच्चा जब माँ के कोख में बढ़ रहा होता है, अगर उस वक्त माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या उस बच्चे को कुछ हो जाता है, तो ये भी जिम्मेदार ये भी एक बात होती है या एक वजह हो जाती है आगे चल करके कि बच्चे के वो बच्चा सिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाए। इसके बाद है रीसस इनकम्पैटिबिलिटी। रीसस इनकम्पैटिबिलिटी में ये होता है कि नाज़रीन आप ये जानते हैं कि हम हमारे अंदर आरएच फैक्टर होता है, हमारे खून में आरएच फैक्टर होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यानी कि हम या तो ओ पॉजिटिव होते हैं या ओ नेगेटिव होते हैं, ए पॉजिटिव होते हैं या ए नेगेटिव होते हैं। तो ये आरएच फैक्टर हमारे खून में होता है। तो अगर ये एक ऐसी हालत होती है कि अगर हमल के दौरान अगर जो माँ है वो पॉजिटिव है, यानी कि उसका जो खून है वो आरएच जो है वो पॉजिटिव है, और उसका जो बच्चा है वो नेगेटिव है, या इसका जस्ट उल्टा अगर हम कर लें कि माँ जो है वो नेगेटिव है और माँ का जो खून है वो नेगेटिव है और बच्चा जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में इस बात की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो जो उसमें जो गड़बड़ होती है या जो खराबी पैदा होती है उस वजह से सिजोफ्रेनिया के की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, या से वो ये हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी जो है उसकी एक वजह बन जाए। इसके बाद हमल और पैदाइश की पेचीदगियां, यानी कि जब हमल से लेकर के पैदाइश तक जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त तक कुछ बहुत सारी पेचीदगियां ऐसी होती हैं जो कि सिजोफ्रेनिया के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। जैसे नाजरीन ये देखा जाए कि अगर माँ अगर हामला है और उसे अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है या उसकी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है, तो उसका सीधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और वो बच्चा जो है उस वो कमजोर पैदा होता है, या उसका जो सही तरीके से उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। तो ये एक वजह होती है। दूसरा कि वक्त से पहले बच्चे का पैदा हो जाना, यानी कि जो बच्चा का जो पैदा होने का जो वक्त है, जो कि जैसे हम लोग जानते हैं 9 महीने का तक का जो वक्फा होता है, उस वक्फे से पहले जैसे बहुत से आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, कुछ 8वें महीने में ही पैदा हो जाते हैं, या कुछ 9 महीना पूरा करने के कुछ दिन पहले ही पैदा हो जाते हैं। और उनमें ये भी देखा जाता है कि कि जब पैदाइश के वक्त उनका जो वजन होता है वो भी बहुत कम होता है। तो ये सारी वजूहात भी होते हैं जो सिजोफ्रेनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमल के दौरान माँ की नाक़िस ग़िज़ा की जो खान पान है माँ का, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो एक जिम्मेदार वजह होती है। कब्ल अज वक्त पैदाइश, वक्त से पहले पैदा हो जाना, पैदाइश का कम वजन होना, और डिलीवरी के दौरान पेचीदगियां, यानी कि बहुत
बार ये देखा जाता है कि जब बच्चा बिल्कुल पैदा होने वाला होता है तो उस वक्त बहुत सारी पेचीदगियां जो है वो पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार बहुत बच्चे का जो एम्लिकेबल ट्यूब होता है वो उसके गले में लिपट जाता है, और बहुत पेचीदगी से बच्चा जो है बहुत मुश्किल से किसी तरह से निकाला जाता है, या फिर पैदा होने के बाद उससे फिर उसको उसमें रखना पड़ता है कि अलग से ऑक्सीजन वगैरह लगा करके रखना पड़ता है। तो इस तरह की जो पेचीदगियां होती हैं, तो ये सब जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं कि वो आगे चल करके सिजोफ्रेनिया का वो बच्चा शिकार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उसका जो जहन का जो दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो सीधा सीधा उससे मुतासिर होता है। उसके बाद इब्तदाई गजाइयत की कमी, यानी कि जो विटामिन और मिनरल्स माँ को और बच्चे को मिलने चाहिए, अगर वो सही तरीके से नहीं मिलता है तो उसकी कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा माँ का जहनी दबाव, अगर माँ जो हामला है, अगर उस दौरान पहले 3 महीने में वो किसी बहुत ज्यादा जहनी दबाव से गुजर रही है, बहुत स्ट्रेस से अगर गुजरती है, तो उसका उसका स्ट्रेस सीधे उसके बच्चे के जहन पर उसका असर पड़ता है, और वो बच्चा सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंट फैक्टर्स, न्यूरो डेवलपमेंट मफरूजे में कहा गया है कि सिजोफ्रेनिया उन अवामल में से होता है जो पैदाइश से पहले या इब्तदाई बचपन में दिमागी नशोनुमा में खलल डालते हैं। यानी कि पैदाइश से पहले बच्चा जब माँ के कोख में होता है, उस वक्त से लेकर के बच्चा पैदा होने तक जितनी सारी पेचीदियां हैं, या अगर बहुत सारे तकलीफ और दबाव से माँ गुजरती है या बहुत पेचीदगियों से गुजरती है, तो उसका जहन पर सीधा सीधा असर पड़ता है, और बच्चे के का जो न्यूरो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है, और वो बच्चा आगे चल करके सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आगे का जो हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ये सब आप लोग जानते होंगे कि कुछ आगे का हिस्सा कहलाता है, कुछ पिछला हिस्सा होता है, कुछ बायां हिस्सा होता है। तो आगे का जो हिस्सा होता है जहन दिमाग का, वो छोटा होता है। ठीक है, वो जो आगे का जो जहन का जो हमारा हिस्सा होता है, जो दिमाग का हिस्सा होता है, जो बनावट होती है दिमाग की, तो उसका जो अगला हिस्सा होता है वो छोटा पाया जाता है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके दिमाग के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें वो उसमें जो पानी या जो फ्लूइड जिसे हम कहते हैं जो भरा हुआ होता है, वो दिमाग में पूरा फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सिजोफ्रेनिया के लिए ये चीजें जिम्मेदार होती हैं कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो उसके जो खोल होते हैं उसमें पूरा वो पानी या फ्लूइड जो है वो भरा होता है, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया का की जो बीमारी है वो पैदा होने की या बढ़ने की गुंजाइश होती है। न्यूरोकेमिकल्स जो फैक्टर्स हैं उसके तहत दो तरह के हाइपोथेसिस को माहिर नफ्सियात ने यहाँ पर ज़रूरी बताया है। एक हाइपोथेसिस को बताया डोपामाइन मफरूज़ा, और दूसरे को बताया ग्लूटामेट मफरूज़ा। तो डोपामाइन मफरूज़ा या जो डोपामाइन हाइपोथेसिस है, तो इसमें ये बताया गया है कि डोपामाइन को सबसे पहले आर्विड कार्लसन ने तजवीज़ किया था, बताया था इसके बारे में। आर्विड कार्लसन नाम के साइंसदान ने बताया इसके बारे में बताया था, और ये बताया कि ये तजवीज़ करता है कि दिमाग के अहम इलाकों में बहुत ज़्यादा डोपामाइन या बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिसेप्टर की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। यानी कि जो डोपामाइन नाम का ये केमिकल हमारे जहन में होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा पैदा होने लगता है तो इंसान जो है वो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। या जो डोपामाइन रिसेप्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, यानी कि डोपामाइन ज़्यादा रिसीव कर रहा है वो, तो उससे दोनों ही हालत में डोपामाइन की बढ़ोतरी होती है, यानी कि डोपामाइन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर वो इंसान जो है उसका शिकार सिजोफ्रेनिया का शिकार
हो जाता है। और ग्लूटामेट हाइपोथेसिस या मफरूजा जो है वो बताता है कि ग्लूटामेट की जब कमी हो जाती है तो वो इंसान सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। यानी कि बहुत सी दवाएं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कि सीधा असर हमारे दिमाग के हिस्से पर पड़ता है, जहन के हिस्से पर पड़ता है, जहाँ पर जाकर के ग्लूटामेट नाम का जो केमिकल है वो अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया का शिकार जो है वो मरीज हो जाता है। तो इसलिए ये उपाय ये किया जाता है कि जब भी दवा कुछ इस तरह की बनाई जाए, एंटी डिप्रेसेंट या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो बनाया जाता है, तो उसमें इस बात की गुंजाइश रखी जाती है कि ग्लूटामेट की कमी ना हो, क्योंकि अगर ग्लूटामेट की कमी हो जाती है तो मरीज जो है वो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। इसके अलावा न्यूरो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को भी बायोलॉजिकल फैक्टर के तहत रखा जाता है, जिसमें कि न्यूरो कॉग्निटिव खराबी जब आती है, यानी कि हमारे जो नर्व्स हैं उसके उसमें जो कॉग्निशन को कंट्रोल करते हैं उसमें जब खराबी आ जाती है तो इंसान जो है वो उसके सिजोफ्रेनिक होने के की जो चांसेस है, उम्मीद है, वो बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, जो हमारा ध्यान है और काम करने का जो जो है, एक्शन लेने का जो काम करने का जो तरीका है, या जिसको हम कह सकते हैं कि बोलने का की जो सलाहियत होती है, ये सब हमारे कॉग्निशन से मुतासिर होती हैं। और अगर उसमें खराबी आती है तो इन सब चीज़ों में भी खराबी पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से ये इंसान भूलने लगता है, किसी सही चीज़ अपना ध्यान जो है वो पूरी तरीके से किसी एक चीज़ जगह पे लगा नहीं सकता है, सही तरीके से अपने आप को वो बोल करके अपना इजहार ख्याल नहीं कर सकता है, अपनी बातों को दूसरों तक सही तरीके से समझा नहीं पाता है। तो वो ये सब कॉग्निटिव न्यूरो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से होता है, उसकी खराबी की वजह से होता है, और जिसकी वजह से उसका असर जहन पर पड़ता है और इंसान जो है वो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। इसके अलावा जब हम वजूहात की बात कर रहे हैं तो साइको सोशल और कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उसको भी अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुछ नफ्सियाती, कुछ समाजी और कुछ सकाफती ऐसे वजूहात होते हैं जो कि सिजोफ्रेनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले जो नफ्सियाती वजूहात हैं उसमें सबसे पहला ये आता है, जो वजह आती है वो वजह है कि हमारा एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल, ये जो रिश्ता होता है वो सही ना होना। अगर हमारा लोगों के साथ या हम जिनके करीब होते हैं उनसे हमारा रिश्ता या हमारा तालमेल अगर सही होता है तो हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, अपने ज़्यादा को अपने आप को हम खुला खुला महसूस करते हैं और जहनी दबाव से हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आपसी जो रिश्ता है वो हमारा सबसे अच्छा की नफ्सियाती वजहात में रखा जाता है, जैसे कि शहरों में रहना, शहरी ज़िंदगी, शहरी तरीके से रहने सहने का ढंग, या गांव से शहर में आना या शहर से गांव में चले जाना, जो ये होता है, या दूसरी जगह चले जाना जो कि आपके कल्चर के हिसाब से बिल्कुल अलग होता है। वहां पर अपने आप को हम एडजस्ट करने में, महसूस सेट करने में अपने को हम बहुत ज़्यादा अपने को तकलीफ महसूस करते हैं। तो ऐसे में जहनी दबाव जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो सिजोफ्रेनिया की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, या हम अपने को दूसरों से फिर अलग करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम अपने समाज से, अपने आप को लोगों से अलग करने लगते हैं, हमारे अंदर जहनी दबाव, डिप्रेशन और अलग अलग तरह की इलामतें जो है वो पैदा होने लगती हैं और हम सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश जो है वो बढ़ सकती है। तो हम अपने अंदर से जो जहनी दबाव है उसको दूर करें और अपने जो खानदान है उन या आपस में जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके साथ हम अपना रिश्ता जो है जितना बेहतर करते हैं तो हमारा जो तालमेल है वो ज़्यादा अच्छा होता है और हम जहनी दबाव से दूर होते हैं। इन सब वजूहात के बावजूद, जितने सारे वजूहात अभी बताए गए, उन सब के बावजूद इस बात कि कहीं पर भी कोई सिफारिश नहीं हुई कि कौन सी ऐसी खास वजह है जो कि सिजोफ्रेनिया के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए माहिर नफ्सियात ने एक दूसरा मॉडल बनाया जिसमें कि ये बताया कि सभी वजूहात जो है उसके लिए जिम्मेदार है, जिसका नाम दिया गया डायथेसिस
स्ट्रेस मॉडल। यानी कि इसमें ये बताया गया जो हमारा माहौल है, जो हमारे नफ्सियाती हालात हैं, वो सब के सब इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। और इसमें या ये होता है कि हम किस तरीके से ये सब मिल करके सिजोफ्रेनिया को पैदा करते हैं या सिजोफ्रेनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जब हम कोई जीन इनहेरिट करते हैं अपने वालिदैन से, अपने खानदान से, जब हम कोई जीन को लेते हैं तो फिर वो जीन मुआशरे में मिलता है, उसके साथ हम कई तरह के हमारे जो तजुर्बात होते हैं उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर नफ्सियाती जो हमारा तालमेल है कि हम अलग तरीके से लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं या हमारा जो रिश्ता है लोगों के साथ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसके तहत आती है। तो डायथिसिस में वो सारे जेनेटिक जो वजूहात है वो आते हैं, स्ट्रेस के तहत आते हैं जितने तरह के जो नफ्सियाती वजूहात हैं या जो जिस हालात में हम हैं वो सारे जो वजूहात है वो आते हैं। और इन दोनों को मिला करके ये माना जाता है कि एक ये ना ही सिर्फ जीनियाती या हयातियाती वजूहात जिम्मेदार हैं, ना ही सिर्फ नफ्सियाती या समाजी वजूहात जिम्मेदार हैं, बल्कि ये सब मिल करके ही ये सारे के सारे जो वजूहात हैं जैसे कि जीनियाती है, हयातियाती है, नफ्सियाती है, समाजी है, सखावती है, ये सब के सब मिल करके सिजोफ्रेनिया को बढ़ावा देने में, सिजोफ्रेनिया को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए किसी एक वजह पर हम या किसी एक वजह को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि कोई एक वजह ही इस तरह की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल इन सबको मिला करके इस बात की सिफारिश करता है कि ये सभी वजूहात जो हैं वो मिल करके सिजोफ्रेनिया को पैदा करते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर जब हमने अलग अलग अक़साम के बारे में जानकारी ले ली अब और उनके वजूहात से भी रूबरू हो गए कि आखिर ये सिजोफ्रेनिया होती क्यों है, ये बीमारी पैदा कैसे होती है, तो ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि आखिर इसका उपाय या इलाज क्या है, किस तरह से हम सिजोफ्रेनिया से बच सकते हैं, इसका उपाय कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। तो इलाज के लिए माहिर नफ्सियात ने इसके 3 तरह के ख़ास इलाज के बारे में बताया। पहला इलाज उन्होंने बताया जिसे बायोलॉजिकल या हयातियाती मेथड कहते हैं, उपाय कहते हैं। दूसरा है साइकोफार्माकोलॉजी यानी कि नफ्सियाती और साथ में कुछ दवाइयाँ भी। और फिर तीसरा है साइकोथेरेपी यानी कि पूरी तरीके से नफ्सियाती इलाज या उपाय, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हयातियाती या बायोलॉजिकल उपाय हैं, मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहले 1930 में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है, यानी कि बिजली के करंट लगा करके मरीज का इलाज किया जाता था, उसे रखा गया। उसके बाद लेकिन उससे कोई खास फायदा मरीज को हुआ नहीं, तकलीफ ज्यादा होती थी, मरीज को कोई खास फायदा नहीं हुआ, इसलिए इसे अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है या बहुत ज्यादा अगर जरूरत होती है तो डॉक्टरों की राय के बाद इसे लगाया जाता है। फिर इंसुलिन कोमा थेरेपी लगाया गया कि मरीज को कुछ हद तक इस तरह का कोमा में रख के ये उस तरह का उपाय करके ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिले, चैन मिल सके। इसको इसके बारे में उपाय किया गया कि इस तरह से भी उसके मरीज को कुछ हद तक संजीदा किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग तरह के दवाइयाँ जो थी वो ज़्यादा इसमें रखी गई हैं, जिसमें कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ होती हैं उनको रखा गया, जिससे कि मरीज को उसकी इलामतों के को देखते हुए या उसकी इलामत जैसी होती है उसके हिसाब से उसको एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट या ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, जिससे कि उसे राहत मिल सके, उसे थोड़ी सुकून मिल सके। इसके अलावा साइको सोशल ट्रीटमेंट या जिसे हम कह सकते हैं कि नफ्सियाती और समाजी उपाय या इलाज कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया या अलग अलग तरीकों से इनका इलाज जो वो किया गया। जैसे कि एक बहुत इसमें ख़ास तरीका है जिसके कि रवैये का तरीका जिसे हम कह सकते हैं, इसमें टोकन इकोनॉमी कहा गया
कि टोकन इकोनॉमी में कि अच्छे रवैये को करने के लिए उस मरीज को एक टोकन दिया जाता है कि अगर वो अच्छा रवैया करता है या जो सिखाया हुआ रवैया अगर वो करता है, वो बार बार करता है, तो उसे एक टोकन दिया जाता है। और जब वो टोकन बहुत सारा जमा कर लेता है तो उसके बाद उसको कुछ इनाम दिया जाता है। तो इस तरीके से उसे एक अच्छा रवैया सिखाया जाता है या उसको सिखाया जाने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा समाजी और रहन सहन का जो तरीका है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से वो अपने आप को समाज में रह करके या समाज में अपने को रखने के लिए समाजी कुछ काम कर सकता है, कुछ उसके अंदर कुछ तरीका जो है वो अपने अंदर वो पैदा कर सकता है। फिर पूरे खानदान को भी इससे जो है उसकी जितनी अगर जो मरीज है उसके खानदान को भी, जिसे बिहेवियरल फैमिली थेरेपी कहा जाता है, कि उसके खानदान को भी काफी हद तक इससे बताया जाता है कि किस तरह से मरीज के साथ पेश आना है। यानी कि खानदान वालों का भी कुछ हद तक इलाज किया जाता है कि किस तरीके से मरीज के साथ उसे पेश आना है या उसको ठीक करने में उसे अलग अलग तरीका जो है उसको अपनाना है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि जब मरीज इस काबिल हो जाता है, पहले तो उसको दवाओं से ठीक किया जाता है कि कुछ उसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह दे करके उसको इत्मीनान उसके अंदर या कुछ सुकून जो है उसके अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है। और जब मरीज कुछ सुनने समझने के लायक हो जाता है तो उसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि इल्मी रवैये का उपाय जो है वो किया जाता है कि उसकी जो सोच है जो कि बिखर गई है, उसका जो सोच है जिसमें कि बदलाव आ गया है, उसमें कुछ उसको सही करने के लिए कुछ रवैये के साथ साथ उसकी सोच में भी बदलाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा साइको एजुकेशन, नफ्सियाती इल्म उसे दिया जाता है कि उसे किस तरीके से रहना है, क्या करना है, कैसे उसे लोगों के साथ पेश आना है या क्या क्या कमियां थी उसके साथ, उन सब चीज़ों को उसे बताया जाता है। फिर समाजी कुछ ऐसे काम और जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि किस तरीके से वो अपने को समाज में रख करके जिंदा रह सकता है या समाज के साथ वो चल सकता है। फिर फैमिली सपोर्ट और एजुकेशन और फैमिली काउंसलिंग, यानी कि खानदान वालों को भी किस तरीके से सपोर्ट करना है इस बात के बारे में बताया जाता है। उनको भी सिखाया जाता है कि मरीज के साथ क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा जाता है कि जो मरीज होते हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक वो करते हैं या उन्हें बहुत नीची नजर से देखते हैं या उन्हें बहुत धुतकारते वगैरह है। तो किस तरह से उनको पेश आना है ताकि मरीज जो है वो और अच्छा हो सके। तो बिना खानदान वालों के मदद से, उनके सपोर्ट के बिना ये जो है वो मुमकिन नहीं होता है। इसलिए ये जरूरी होता है कि खानदान वालों को भी उसके बारे में बताया जाए या समझाया जाए कि किस तरीके से इनको अच्छा करना है। और पूरे खानदान वालों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि सभी लोग एक दूसरे को समझ सके, उनको किस तरह का रोल अदा करना है इसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। और फिर जो अलग अलग साइकोथेरेपी है, जैसे साइको एनालिटिक है, बिहेवियर तरह की थेरेपी उनको दी जाए, ये जो डॉक्टर होते हैं वो तय करते हैं। और फिर मरीज के साथ वो उस ढंग से पेश आते हैं जिससे कि मरीज जो है वो काफी हद तक ठीक हो सकता है। या इस तरह के जब उपाय किए जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि मरीज को बहुत राहत मिलती है और उसे वो अच्छा अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है और उसकी जो बीमारी होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले माना जाता था कि सिजोफ्रेनिया जो है वो ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है, लाइलाज बीमारी है, अगर किसी को हो गया तो वो पूरी जिंदगी इसी बीमारी में ही जीने के लिए मजबूर होता है। अब ऐसी बात नहीं है, अब बहुत सारी ऐसी दवाएं भी हैं साथ निकल आई हैं और बहुत सारे ऐसे उपाय जिसे कि हम नफ्सियाती उपाय कह सकते हैं वो किए जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से सिजोफ्रेनिया का मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो नाजरीन, आज आपने सिजोफ्रेनिया के मर्ज के बारे में पूरी जानकारी ली और आपको बताया गया कि आखिर सिजोफ्रेनिया क्या है, कैसे हो, इसकी कितनी अकसाम है वगैरह वगैरह, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो आज के लिए अब यहीं पर आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ
और अगले क्लास में एक नए उन्वान के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।